हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर अच्छे से हुआ होगा। जितने हमने तैयारी की थी पेपर उसके अकॉर्डिंग अच्छा आया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर अच्छे से हुआ हो। और जैसे आपके मार्क्स बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके मार्क्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि आज की क्लास में आपको सीधे ऑप्शन बताऊंगी, क्योंकि आंसर जानने के लिए कोई क्लास देखता है, ठीक है। तो सीधे हम आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका सीधा आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास के लेखक हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो असत्य कथन के लिए हमें सभी ऑप्शन को रीड करना होगा। गार्शा दत्तात्रेय ने अपना इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा, बिल्कुल सही है। इसमें हिंदी के कवियों का वर्णन किया गया, यही हमारा क्वेश्चन बी आंसर हमारा राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी के तो केवल 72 कवियों का वर्णन किया गया है, इसमें उर्दू के कवियों का ज्यादा वर्णन किया गया है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को वीर काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। यदि वीर गाथा आता तो फिर रामचंद्र शुक्ल आता, तो यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? ठीक है, एक मिनट। तो किस शब्द से उत्पत्ति मानी है? तो रासक, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, रासक रसायन से मानी है। रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है, तो आंसर बी होगा, रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है, ठीक है। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान नहीं, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन प्रमाणिक पूछा है, कौन मानते हैं? तो श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुत्र ने पिता की नाक काट दी, ठीक है। तो इस शब्द में शक्ति पूछी है, शब्द शक्ति से क्वेश्चन है ये। तो अब की बार भी पेपर के अंदर यही है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं और व्याकरण से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो पुत्र ने पिता की नाक काट दी, तो जहां पर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है वहां पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है, इसका ऑप्शन बी होगा। क्योंकि जहां पर व्यंग सीधी बात ना कहकर व्यंग के द्वारा कही जाती है, ठीक है, वहां पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखते भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 341 तक हमारे हिंदी भाषा के अनुच्छेदों का राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? सवृत। उन्हें क्या कहते हैं? सवृत स्वर कहते हैं। क्योंकि जिन उच्चारणों में हमारा मुंह बिल्कुल कम खुलता है, जैसे ई ऊ में हमारा मुंह बहुत कम खुल रहा है, तो यहाँ पर सवृत स्वर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, ये मैंने आपको बार बार बोला था कि यण संधि जरूर करके जाना, ठीक है। तो यण संधि से ही यहाँ पर ज्यादा, ये देखो यहाँ पर आया हुआ है अभिधन उदय, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यण संधि है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्या में कौन सा समास है? कन्या में कौन सा समास है? कन्या में तत्पुरुष समास है। कन्या का दान संबंध, यदि पूछ भी लेते तो संबंध तत्पुरुष समास था, क्योंकि का शब्द संबंध तत्पुरुष समास के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं? ठीक है, सभी शब्द स्वर संधि के पूछा गया है। तो स्वर संधि में हमारी यण संधि भी आती है, अयादी संधि भी आती है, दीर्घ भी आती है और गुण भी आती है, वृद्धि भी आती है। तो हमें इनको सब अच्छे से चेकआउट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा उत्तीर्ण, सदाचार, शयन, ठीक है। सदाचार में तो हमारी व्यंजन संधि होगी, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे ये हमारी यण संधि होगी, मधुधन आचार्य, सरयू, ये हमारी गुण संधि का उदाहरण है। और धीरज, ये भी हमारा उसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। गीतांजलि, न्याय, शयन, गीतांजलि, गीता धन अंजलि, ये भी हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। निधन आय, ये भी हमारा यण संधि का उदाहरण है। से धन अयन, ये हमारा अयादी संधि का उदाहरण है। देखो बी और डी, ये तो दोनों ही स्वर संधि के उदाहरण है। देखो यहाँ पर हमारा जो क्या आंसर देता है, ठीक है। तो दोनों में ही मुझे स्वर संधि के उदाहरण लग रहे हैं, ऑप्शन बी और सी दोनों में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण पूछा नहीं है,
ठीक है। तो इसमें विवृद्धि संधि है, यहाँ पर भी विवृद्धि संधि है, तो ऑप्शन डी पर चलेंगे। ऑप्शन डी में क्या है हमारी गुण संधि है, ठीक है, महाधन उत्सव, ठीक है, यहाँ पर हमारी गुण संधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या बन जाएगा, तो अत्याचार बन जाएगा, ठीक है, ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा आया है, यहाँ पर इक प्रत्यय निकालने के बाद जो मूल शब्द बचता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है, पैतृ, ठीक है, पैतृ यहाँ पर क्या है मूल शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पीडीएफ थोड़ी ब्लर है तो ये अच्छे से देख लेना आप। शायद कमरे में कोई छिपा है, तो कोई क्या है यहाँ पर, कोई हमारा क्या है सर्वनाम है, और सर्वनाम भी कौन सा है, अनिश्चितवाचक, ऑप्शन सी सर्वनाम है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, परसों की क्लास में ये आपको करवाया था। किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है, तो सीधा सीधा हमसे अक्रमक क्रिया ढूंढनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर, मोर नाचता है, ठीक है, नाचने का प्रभाव मोर के ऊपर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो अक्रमक क्रिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं वे उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किया गया था, किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया था, तो किस काव्य में किया गया था, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बी बिसल देवरासों में 12 मासा का वर्णन किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति काल का सबसे पहले हिंदी साहित्य स्वर्णिम युग किसे कहा था, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। तो भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्णिम युग किसने कहा था, ग्रेसन ने कहा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ईएमआरस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा रहे थे। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे, आप अच्छे से जानते हैं कि हम कर चुके हैं, बार बार मैं आपको करवाती थी, सुंदरदास सबसे ज्यादा शिक्षित थे, और ये एनसीईआरटी की हमारी बुक में भी है, ठीक है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ठीक है, समन्वय कर सके, ये हमें अभी जो हमने वो की थी ना, अभी जो हमने एमसीक्यू किए थे ना वहां भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो समन्वय कर सके वही लोकनायक हो सकता है। तुलसीदास जी के बारे में हजारी प्रसाद जी ने ये शब्द कहे थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, और ये हमने जो प्रीवियस ईयर किए थे ना उसके अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा ग्रंथ नहीं है रीति ग्रंथ, तो शिवराज भूषण क्या है, इनका अलंकार निरूपण ग्रंथ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शिवराज भूषण इनका अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद दिए गए अनेकार्थी शब्दों में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन के ना ऑप्शन है जो मुझे दो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताना। कलश कुलिस शब्द का युग्म का उपयुक्त अर्थ है, कलश और कुलिस शब्द देखो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे, तो यहाँ पर कलश का तो हम अच्छे से जानते हैं कि घड़ा होता है, और घड़ा दोनों दो में दिया है, और कुलिस होता है व्रज होता है जो इंद्र का होता है ना, व्रज जो हाथ में रखते हैं उसको बोलते हैं कुलिस, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है हमारा आसान शब्द में किस प्रकार का विशेषण है, तो विशेषण मैंने आपको अभी करवाए थे जो हिंदी व्याकरण की मैराथन करवाई थी, तो गुण बता रहे हैं, आसान काम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ना परिणाम है ना कोई संकेत है ना कोई संख्या, तो गुणवाचक हमारा क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चांद से थोड़ी गप्पे कविता में लड़की किस चांद से बातें कौन कर रहा है, तो इसमें कौन बातें कर रहा है, 6 क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है, तो लड़की कर रही है, और ये हमारा वसंत से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है, सहस्वर वाचन जब हम बच्चों को जोर जोर के बुलवाते हैं, ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ बुलवाते हैं उसको बोलते हैं सहस्वर वाचन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामूहिक वाचन, बिल्कुल सही है। उसके बाद मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अर्थ ग्रहण में तीव्रता करनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया, संवाद शिक्षण उपयुक्त, संवाद मतलब जब एक दूसरे के साथ बोलकर करते हैं तो सबसे बेस्ट प्रणाली कौन सी होगी, कक्षा अभिनय प्रणाली सबसे बेस्ट होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है मोंटेसरी विधि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, ऑप्शन सी लेखन शिक्षण में ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, मोंटेसरी विधि का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोबी का बहुवचन होगा, ठीक है, दोबी का बहुवचन क्या, बहुवचन पूछा है यहाँ पर, दो बिन तो यहाँ पर लिंग होता है इसलिए गलत हो गया, तो यहाँ पर दोबी का बहुवचन हमेशा दोबी ही रहेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राइट सी होगा। तो देख रहे हैं आप ज्यादा
ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे गए हैं। और केवीएस हो गया, ईएमआर हो गया, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि व्याकरण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान के डाकिया कविता के रचनाकार कौन है? शायद ये 7 या 8 क्लास की एनसीईआरटी वसंत से हैं। तो दिनकर है भगवान के डाकिया, जो पक्षियों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में आने जाने का बारे में बताया गया कि उनके लिए कोई सीमा नहीं होती। तो दिनकर इसके राइट आंसर होगा। उसके बाद है दशरथ मांझी की पत्नी का क्या नाम होगा? ये भी एनसीईआरटी से लिया गया, जो पढ़ने के लिए पार्ट होता है वहां से लिया गया है। तो ऑप्शन बी फागुनी देवी होगा। ठीक है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, पंक्ति में आपा शब्द पूछा है। आपा शब्द हमेशा अहम स्वयं के लिए होता है। यहाँ पर क्या होगा? अहम होगा राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ये एनसीईआरटी से लिया गया है और वो लास्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से था, ये भी एनसीईआरटी से है। तो आलम आरा सबसे पहले बोलती फिल्म थी, 1931 के अंदर क्या है ये फिल्म बनी थी। ठीक है, ते पूत अनोखी जायो, पंक्ति में किसने किसको कहा? ठीक है, तो तेती पूत अनोखी जायो, तो ये जो सूरदास के पद हैं, जो कृष्ण क्या करता है, मैंने आपको अच्छे से करवाई एनसीईआरटी में। तो कृष्ण क्या करता है? माखन खाता है। तो उसकी माखन जब खाता है तो जो गोपियां होती हैं तो उसका उलाना लेकर उसकी माँ के पास आती हैं, यशोदा के पास। तो ये बात किसके बारे में बोलती हैं कि तुम्हारा पूत जो बेटा सबसे अनोखा थोड़ी है? तो कृष्ण के बारे में बोली जाती है ये पंक्तियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरी हलदर की जोटी में हलदर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, हलदर में पूछा है, तो हलदर में देखो कर्मधार है, यहाँ पर विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान तो नहीं है, पर यहाँ पर जो ऑप्शन होगा तो द्वंद्व हलदर है, जो बलराम के लिए प्रयोग होता है शब्द, पर यहाँ पर बहुब्रीहि नहीं दिया। तो बहुब्रीहि के संबंध के बाद किसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर की में जो राइट होगा देखो वो क्या देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसका तत्पुरुष होगा ऑप्शन डी। गवरा कौन था? ठीक है, गवरा कौन था? जो एनसीईआरटी की पुस्तक हमने पढ़ी थी उसमें नर गोरैया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द लुप्त रहता है तो उसे क्या कहते हैं? जिसमें उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द, ठीक है, जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें जो वाचक शब्द जब लुप्त रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गम्य उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद जहां पर प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पर आश्रित रहता है, एक प्रधान रूपक होता है और अन्य पर आश्रित रहता है, तो वो कौन सा होता है? वहां पर पारंपरिक रूपक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुपराजपद पाए के भीख न मांगत लोग में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी दृष्टांत क्या है? अलंकार है। उसके बाद है, जहां कार्य कारण स्थान काल आदि के नियम के विरुद्ध स्थिति दिखाई जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? हमने जो अभी प्रीवियस ईयर किए थे तो वहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि कार्य कहीं और हो रहा हो और प्रभाव कहीं और पड़े। ठीक है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। और मैंने उदाहरण कौन सा था? दृग उलझत टूटत कुटुंब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने आपको ये बताया था कि जब प्रेम नायक नायिका होते हैं तो दृग उनके लोचन आंखें उनकी मिल रही हैं और टूट रहा है कुटुंब, तो वहीं पर क्या होता है? असंगति अलंकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इनमें असत्य कथन पूछा गया है, तो असत्य कथन कौन सा होगा? तो रस अखंड है, बिल्कुल सही है। रस सब प्रकाश है, बिल्कुल सही है। रस आस्वादन रूप है, बिल्कुल सही है। पीवीक्यू में कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, जो हमने मॉक टेस्ट किए थे उनमें किए हैं सभी क्वेश्चन हमने। रस का उदक सत्रवेद की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, सत्योदक की रस के रूप में होता है, यहाँ पर नहीं आना था, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार अनुभावों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी होगा, 3 है। भक्ति काल का भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले आचार्य कौन से हैं? तो रूप गोस्वामी भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले आचार्य हैं। उसके बाद है, जो अन्य भावों को अपने में कर लेता है, मुझे वर्ड समझ नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थायी भाव कहते हैं, जो अन्य भावों को अपने में विलीन कर लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या लिखा? विलीन कर लेता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है ना, इसलिए परिभाषा है ये, जो अन्य भावों को भी अपने अंदर विलीन कर लेता है, तो वो कौन सा होता है? इसका ऑप्शन सी होगा, स्थायी भाव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नरोत्तम दास है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा,
बाज और सांप के रचनाकार कौन है? तो ये कहानी है हमारी, तो इसके कौन है? निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं। टोपी किस विधा की कहानी है? टोपी ऑप्शन ए होगा कहानी, सॉरी मैंने कहानी बता दी, आपकी कहानी है। उसके बाद मध्य क्रांति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, इसमें 17 वर्ण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह समवर्ण संध है, इसमें कर्म मगन बगन तगन होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं, तो इसका बारे में क्या है? इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवाया था ये मॉक टेस्ट में। 16 और 12 पर यति होती है, बिल्कुल सही है। ये गीतिका में 14 12 पर यति होती है, बिल्कुल सही है। और 26 इसमें मात्राएं होती हैं, क्योंकि 12 और 14 पर यति होगी तो 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु या लघु हो सकता है, बिल्कुल गलत है। यही कथन क्या है? ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर होगा। उसके बाद श्रेष्ठ गुणों का संपन्न सूरवीर को नायक को कहते हैं, धीरोदात्त कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुझे लग रहा है या आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा बी आंसर है ना, वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं और वही राइट है। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कोकिल पिक सब कहते हैं। अम्मा है वो, कोकिल का क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, उसके बाद तरणी शब्द का तरणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तरणी का पर्यायवाची सूर्य होगा। मैं आपको जब समश्रुत भिन्नार्थक शब्द करवाए थे, मैं आपको करवा चुकी हूँ। तरणी का ठीक है सूर्य होगा। और यदि यहाँ पर ये वाला तरणी होता ना, मैं आपको दोबारा लिख कर बताती हूँ, यदि यहाँ पर ये वाला तरणी दिया होता ना, फिर नौका होता। यदि ये वाला तरणी दिया होता, ठीक है, फिर नौका होता। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य होगा, और मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जो रस है वो ये पूछा है कि ये सूत्र किसने दिया था? तो भरत मुनि ने दिया था, बी इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर भी बी राइट आंसर है। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुए? शौरसेनी से हुई, और उससे पश्चिमी भाषा के अंदर जो जो भाषाएं हैं वो आ सकती हैं, आती हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधी भाषा की विशेषता नहीं है? यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम कोसली है। ठीक है, इसको यह भरतपुर कोसली ग्वालियर के पश्चिम क्षेत्र में बोले जाते हैं। मिर्जापुर उन्नाव रायबरेली और मिर्जापुर में तो बोली जाती है। ये तो बिल्कुल राइट है। इसमें पूछा गया हमसे विशेषता नहीं है, तो ये क्या है? भरतपुर और करोल, ये कहाँ पर है? ये ब्रज, यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। यही हम इसका क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है, और ये देवनागरी लिपि से क्वेश्चन है। तो देवनागरी लिपि के बारे में असत्य पूछा, तो मराठी, नेपाली, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। जो मराठी है ना वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। चिन्ह लिपि चिन्हों के नाम पर ध्वनि के अनुरूप नहीं होते, बिल्कुल गलत है। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि जो जैसा इसके अंदर मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि जैसा बोला जाता है बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हम हमारी आवाज ध्वनि निकलती है और वैसे ही ध्वनि लिखी जाती है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है तो संविधान, भारत के आरंभिक मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो पहले 14 थी, और अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं, करंटली 22 हो गई हैं। तो यहीं पर मैंने आपको हिंदी भाषा, जो हिंदी टीजीटी का पेपर था उसके सभी आंसर बता दिए हैं। एक दो इधर उधर हो सकता है, दो मुझे साफ अच्छे से दिख नहीं रहे थे, तो आप कमेंट करके बताना कि आपके क्वेश्चन जो आपके आंसर है वो कितने बने। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने बने। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। तो आप ना जरूर अपना स्कोर जरूर शेयर करना। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा था? मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होगा, ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना, और पेपर कैसा लगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं 2 बार ही कह दिया थैंक यू वॉचिंग माय